Hey everybody, how's life? दोस्तों वर्बल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। वर्बल्स का मतलब है इन्फिनेटिव विद टू, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव विद टू, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स को अगर अच्छी तरह से सीख लिया जाए, इनके सारे यूजेस को सीख लिया जाए अच्छे तरीके से, तो बहुत से डिफिकल्ट सेंटेंसेस को हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। तो ये डेली लाइफ की इंग्लिश बोलने में तो हमारी मदद करते ही हैं, रिटन इंग्लिश में भी, खास करके अगर आप कोई कंपेरेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी आपको वर्बल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों आप जानते हैं मेरा नाम है कृष्णा और मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। आज हम साथ में मिलकर के सीखेंगे वर्बल्स और इन्फिनेटिव विद टू, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स के सारे यूजेस सीखेंगे और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे कि हम लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बना सकें। तो दोस्तों आइए मिलकर के साथ में हम सीखते हैं वर्बल्स। तो दोस्तों आइए सीखते हैं कि वर्बल्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करना चाहिए सेंटेंस में। तो वर्बल्स के बारे में मैंने यहां पर यह बताया है कि अ वर्बल इज अ वर्ब फॉर्म, यानी वर्बल वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब ही होता है, दैट फंक्शंस एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी कि वर्बल्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी चाहिए वो ये है कि एक वर्बल होता तो वर्ब है, लेकिन वो सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज नहीं होता, वो सेंटेंस में नाउन की तरह या एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो हमको ये देखना चाहिए कि वर्बल्स कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्बल्स। वर्बल्स जो वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। तो ये 3 वर्बल्स हैं। अब हम इनको एक एक करके सीखेंगे कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, जेरेंड्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या, और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, उनको कैसे सेंटेंस में यूज करना चाहिए। तो हम इन्फिनेटिव से स्टार्ट करेंगे। देखिए इन्फिनेटिव के बारे में यहां पर बताया गया है, द इन्फिनेटिव कि द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इन्फिनेटिव के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है और हमको कैसे इसको समझना चाहिए कि ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, ईट, स्लीप, रन, यही फर्स्ट फॉर्म है। तो इसी को, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं, जो बेस फॉर्म होता है। वही बात लिखी है, द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रिसीडेड बाय टू। प्रिसीड का मीनिंग होता है दोस्तों पहले आना। तो अक्सर आप देखेंगे कि इनके पहले टू भी लगा होता है। उसी बात को यहां डिटेल में बताया है कि इन्फिनेटिव प्रिसीडेड बाय टू इज कॉल्ड इन्फिनेटिव विद टू। ऐसा इन्फिनेटिव जिसके पहले टू लगा हुआ हो उसी को इन्फिनेटिव विद टू कहते हैं, जैसे टू गो, टू स्लीप, टू रन, ऐसे। अच्छा, जिस इन्फिनेटिव के पहले टू नहीं लगा हुआ हो उसको इन्फिनेटिव विदाउट टू या बैड इन्फिनेटिव, BARD, बैड इन्फिनेटिव कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि द इन्फिनेटिव इज अ वर्ब नाउन और अ वर्बल। तो इन्फिनेटिव एक वर्ब नाउन होता है या वर्बल होता है। वर्ब नाउन का मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस में वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करता, या तो नाउन का काम करता है, और मेजरली मुख्य रूप से ये नाउन का ही काम करेगा। तो नाउन का काम भी करता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा है कि आई लव टू डांस। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, लव उसका वर्ब है और टू डांस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहां इस सेंटेंस में टू डांस एक वर्ब तो है, लेकिन यहां पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा। इस सेंटेंस में ये तो नहीं कहा जा रहा कि आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूं, ये तो नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा है? आई लव टू डांस, यानी मुझे डांस करना अच्छा लगता है। ये सेंटेंस वैसा ही है जैसे यहां कहा जा रहा है आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है। अगर आप देखें तो आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और आइसक्रीम उसका ऑब्जेक्ट है। आइसक्रीम एक नाउन है, हम सभी जानते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या जितने भी लोग हैं सब नाउन होते हैं। और एक नाउन का मेन फंक्शन ही यही होता है किसी सेंटेंस में कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, और एक नाउन के बदले में जो वर्ड लगे वो प्रोनाउन होता है। इसलिए जो काम नाउन कर सकता है वही काम प्रोनाउन भी कर सकता है। यानी कि एक सेंटेंस में अगर एक नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है तो एक प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो उस हिसाब से यहां पर आइसक्रीम एक नाउन है और ऑब्जेक्ट है। तो जैसे आई लव आइसक्रीम में आइसक्रीम यूज हुआ है, वैसे ही आई लव टू डांस में टू डांस यूज हुआ है। क्योंकि इस सेंटेंस में टू डांस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं कर रहा, नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। उसी का एक्सप्लेनेशन यहां नीचे लिखा है कि इन दिस सेंटेंस टू डांस हैज बीन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव एंड फंक्शंस लाइक अ नाउन। कि इस सेंटेंस में जो लव जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट, जो वर्ब है लव, वर्ब का ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। जो मेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में वो वर्ब के ही होते हैं। हाँ, अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो उसमें प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एक सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के होते हैं। तो वही बात लिखिए दोस्तों कि इन दिस सेंटेंस टू डांस हैज बीन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव एंड फंक्शंस लाइक अ नाउन।
कि सेंटेंस में जो लव जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है टू डांस और सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ, और यहाँ पर इन्फिनेटिव टू एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। कहा जा रहा है टू डांस मेक्स मी हैप्पी, यानी डांस करना मुझे खुशी देता है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि डांस करने से मुझे खुशी मिलती है। तो टू डांस यहाँ पर वैसे ही यूज हुआ है जैसे उसके बिल्कुल सामने अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है शी मेक्स मी हैप्पी। शी एक प्रोनाउन है, हम चाहे तो किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ज्योति मेक्स मी हैप्पी। तो जैसे शी यहां पर यूज हुआ एक सब्जेक्ट की तरह, वैसे ही टू डांस इस सेंटेंस में, टू डांस मेक्स मी हैप्पी में टू डांस सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है कि इन दिस सेंटेंस टू डांस हैज बीन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेक एंड फंक्शंस लाइक ए नाउन। कि इस सेंटेंस में जो मेक्स या मेक जो भी वर्ब है उसका सब्जेक्ट है टू डांस, वैसे ही जैसे दूसरे सेंटेंस में शी उसका सब्जेक्ट है। अब हम इन्फिनेटिव टू के सारे यूजेस सीखेंगे। तो यहां लिखा है दोस्तों यूजेस ऑफ द इन्फिनेटिव, और पहला यूज वही है जो अभी हम देख रहे थे, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब ये जो कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इनमें सब में इन्फिनेटिव विद टू सब्जेक्ट है। जैसे पहला सेंटेंस है टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, कि कमियां निकालना, गलतियां निकालना आसान होता है। तो ये जो टू फाइंड जो इन्फिनेटिव विद टू है, गलतियां निकालना या कमियां निकालना, यही सब्जेक्ट है। जैसे दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है टू विन इज एवरीथिंग, जीतना ही सब कुछ होता है। तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी में टू फाइंड सब्जेक्ट है, टू विन इज एवरीथिंग में टू विन सब्जेक्ट है। वैसे तीसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है टू डांस मेक्स मी हैप्पी में टू डांस सब्जेक्ट है। तो इन सारे सेंटेंसेस में ये जो वर्ब्स हैं टू डांस, टू विन एंड टू फाइंड, ये वर्ब का काम नहीं कर रहे, नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। दूसरा यूज है दोस्तों एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ही क्यों कहा गया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए कहा जा रहा है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर आप देखेंगे सेंटेंस तो यहां कहा जा रहा है आई डू नॉट वांट टू लीव। अब यहां टू लीव वैसे ही यूज हुआ जैसे कोई कहे आई डू नॉट वांट आइसक्रीम, वैसे ही। तो जैसे आइसक्रीम नाउन होता और ऑब्जेक्ट होता, वैसे टू लीव का इस्तेमाल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। यहां पर टू प्ले वैसे ही यूज हुआ जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता, जैसे ही लाइक्स मैंगोज हम बोलते हैं, वैसे ही टू प्ले का इस्तेमाल हुआ। तो यहां पर टू प्ले एक ऑब्जेक्ट है। कुछ और यूजेस देखते हैं इन्फिनेटिव टू के। तो दूसरे यूजेस दोस्तों कि एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो मीनिंग को पूरा करे। यानी कोई ऐसा वर्ड है जिसके एंड में वर्ब है और उसके बाद अगर हम एक इन्फिनेटिव विद टू अगर हम यूज करें तो उसकी मीनिंग पूरी होगी, पूरी बात समझ में आएगी, पूरा सेंस बनेगा। तो वो भी एक काम है, यूज है इन्फिनेटिव विद टू का। जैसे एक एग्जाम्पल है कि हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। अब आप देख रहे हैं जो इज जो वर्ब है उसको, उसकी मीनिंग को टू सिंग पूरा कर रहा है। तो टू सिंग यहां पर जो इन्फिनेटिव विद टू है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इज जो वर्ब है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब हमने इसका यूज देखा। उसके बाद है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड लगेगा, खास करके किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज में, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। कैसे? जैसे एग्जांपल है द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन। तो अबाउट जो प्रेपोजिशन है उसका ये उसका ऑब्जेक्ट है टू बिगिन। तो ये एक यूज है। उसके बाद है एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कई बार क्या होता है एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है और उसकी मीनिंग को पूरा करने के लिए वहां पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। जैसे आई सॉ हिम डांस, मैंने उसे डांस करते हुए देखा। तो यहां आई सब्जेक्ट है सेंटेंस में, सॉ वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और उसको जो हिम जो वर्ड है उसकी मीनिंग को पूरा करने के लिए डांस, जो कि इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव विद टू नहीं है, सीधे इन्फिनेटिव है बिना टू के, वो यहां पर लगा हुआ है जो उसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है, हिम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो ये भी एक यूज है दोस्तों। अच्छा, यहां पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि व्हेन द इन्फिनेटिव इज यूज्ड लाइक अ नाउन, जब भी हम किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इट इज कॉल्ड द सिंपल इन्फिनेटिव। तो ऐसे इन्फिनेटिव को सिंपल इन्फिनेटिव कहना चाहिए। अब हम देखते हैं इन्फिनेटिव के थोड़े से दूसरे यूजेस। तो यहां क्या लिखा है दोस्तों कि द इन्फिनेटिव इज ऑल्सो यूज टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करता है यानी विशेषता बताता है किस किस चीज की? अ वर्ब यूजुअली टू एक्सप्रेस पर्पस। यानी सेंटेंस में अगर कोई ऐसा वर्ब है जो किसी पर्पस यानी मकसद, उद्देश्य को बता रहा हो, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए भी इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल है शी केम टू सी मी। कि केम जो है वो एक वर्ब है कि वो मुझसे मिलने के लिए आई, ऐसा कहा गया। तो केम का आप देख रहे हैं, केम को क्वालिफाई कर रहा है टू सी।
तो शी केम टू सी मी, तो मीनिंग भी पूरी बन रही है। तो केम जो वर्ब है उसको इन्फिनेटिव विद टू यहां पर क्वालिफाई कर रहा है। जैसे यहां कहा जा रहा है दूसरे एग्जांपल में, वी ईट टू लिव, कि हम जो खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ईट जो वर्ब है उसको ये क्वालिफाई कर रहा है यहां पर, टू लिव, जो कि एक इन्फिनेटिव विद टू है। अच्छा, एक एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा, देखिए यहां एक एग्जांपल है कि एप्पल्स आर गुड, गुड एक एडजेक्टिव है और उसको क्वालिफाई कर रहा है टू ईट। तो एप्पल्स आर गुड टू ईट, तो यहां पर इसने गुड जो एडजेक्टिव है उसको क्वालिफाई किया। नहीं तो ही इज टू इल, इल का मतलब है बीमार और वो एक एडजेक्टिव है, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है टू डू। ही इज टू इल टू डू एनीथिंग, वो इतना बीमार है कि कुछ कर नहीं सकता, ये इसकी मीनिंग है। तो इल जो यहां पर एडजेक्टिव है उसको टू डू क्वालिफाई कर रहा है, जो कि इन्फिनेटिव विद टू है। और ये एक नाउन को भी क्वालिफाई करता है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल है कि दिस इज नॉट द टाइम, अब टाइम एक नाउन है तो कहा जा रहा है दिस इज नॉट द टाइम टू गॉसिप, ये टाइम बातचीत में बिताने वाला नहीं है, ये बातचीत करने का समय नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। तो टाइम जो वर्ड है यहाँ नाउन है, टू गॉसिप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या उसकी विशेषता को बता रहा है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, दिस हाउस, दिस इज अ हाउस टू लेट, हाउस एक नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहा है टू लेट, जो कि एक इन्फिनेटिव विद टू है। या ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, मैन नाउन है और टू बी उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से एक इन्फिनेटिव एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। अब हम सीखते हैं दोस्तों, ये इन्फिनेटिव के बारे में जानकारी था, हम जेरेंट के बारे में सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बता दूं, इसको जीरंड नहीं बोलना चाहिए, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जेरेंट। तो जेरेंट के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। देखिए जेरेंट के बारे में लिखा हुआ है कि द जेरेंट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब। इन्फिनेटिव विद टू में क्या हुआ था, हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, इन्फिनेटिव के पहले हमने टू लगाया, और जेरेंट क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो जेरेंट बन जाएगा। और कैसे, इसका काम क्या है, तो यह लिखा है कि इट ऑल्सो डज द वर्क ऑफ अ नाउन, ये भी एक नाउन का काम करता है, एंड इज देयरफॉर अ वर्ब नाउन, और इसीलिए ये भी एक वर्ब नाउन है यानी वर्बल है। तो जैसे इन्फिनेटिव विद टू एक वर्बल है, वैसे जेरेंट भी एक वर्बल है। और यहां पर फिर उसी के बारे में बात बताई गई है कि एज बोथ द इन्फिनेटिव एंड द जेरेंट हैव द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब, दे हैव द सेम यूजेज। तो चूंकि इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ही वर्ब होते हुए भी नाउन का काम करते हैं, इनमें नाउन और वर्ब दोनों का फोर्स होता है, इसीलिए इन दोनों के यूजेज भी सेम है। तो जेरेंट के यूजेज देख लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा है यूज ऑफ द जेरेंट। तो देखिए मेनली जेरेंट आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में तो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो यहां लिखा है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब जैसे हमने पहले इन्फिनेटिव विद टू में बनाया था सेंटेंस कि टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, अब यहां कहा जा रहा है फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी। तो फाइंड जो V1 है उसमें आईएनजी लग गया, यहां पर ये सब्जेक्ट है। विनिंग इज एवरीथिंग, तो यहां पर विनिंग जेरेंट है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डांसिंग मेक्स मी हैप्पी, उधर हमने कहा था टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू विन इज एवरीथिंग, टू डांस मेक्स मी हैप्पी। अब हम बोल रहे हैं फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी, विनिंग इज एवरीथिंग, डांसिंग मेक्स मी हैप्पी। तो ये इन तीनों सेंटेंसेस में जेरेंट सब्जेक्ट था। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो वही है बात, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे आई लव डांसिंग। इन्फिनेटिव विद टू में हमने सीखा था आई लव टू डांस, अब कहा जा रहा है आई लव डांसिंग, तो यहां पर इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ही डज नॉट लाइक वॉकिंग इन द सन, ये कहा गया, तो हम बोल सकते हैं ही डज नॉट लाइक टू वॉक इन द सन, तो भी ऑब्जेक्ट होता। और हम बोल रहे हैं ही डज नॉट लाइक वॉकिंग इन द सन, तो यहां पर ये वैसे यूज हुआ जैसे हम बोलते हैं ही डज नॉट लाइक मैंगोज, वैसे यूज हो रहा है। तो वॉकिंग यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये दोस्तों जेरेंट के यूज थे। अब हम सीखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, और ये तो थोड़ा हमको ध्यान से सीखने की जरूरत है क्योंकि पार्टिसिपल में अक्सर कंफ्यूज होते रहते लोग। तो आज ये कंफ्यूजन खत्म करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। देखिए पार्टिसिपल के बारे में लिखा हुआ है कि अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल that functions as an adjective. Like an adjective, they come right before the noun they modify. Participle आपको adjective की तरह काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा, और जैसे adjective एक noun के साथ होता है, उसके पहले होता है noun को qualify करने के लिए, वैसे ये noun के पहले आपको काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन participles दो तरह के होते हैं, ये हमको जरूर सीखना चाहिए। तो वही बात यहाँ लिखी है, there are two kinds of participles. कौन कौन से, एक है present participles होते हैं। present participles कैसे होते हैं, दे आर एंडिंग इन आईएनजी, ये तो ये आईएनजी में खत्म होते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं ये आईएनजी से खत्म होते हैं। और फिर है पास्ट पार्टिसिपल्स, दीज आर एंडिंग इन ईडी, डी, टी, ईएन एंड एन। तो पास्ट पार्टिसिपल्स जो है वो ईडी से खत्म होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, डी से या टी से या ईएन से या एन से खत्म होते हुए दिखाई पड़ेंगे।
पार्टिसिपल्स के बारे में भी और भी इंफॉर्मेशन है वो भी सीख लेते हैं। तो अब यूजेज कैसे, यूजेज ऑफ द पार्टिसिपल क्या है, कैसे इनको यूज करेंगे। देखिए तो दो पार्टिसिपल है हमारे पास, प्रेजेंट एंड पास्ट। पहले हम प्रेजेंट के बारे में सीखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे यूज करेंगे। तो वहां लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैव टू मेजर यूजेस, दो मुख्य यूज है। कौन कौन से? पहला यूज है टू मेक कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, दोनों में यूज होगा। और दूसरा यूज है एज एन एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो यूजेस हैं, पहला यूज है कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने का, दूसरा यूज है एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करने का। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर है एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिसिपल्स इन द कंटिन्यूअस टेंस, कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में एक पार्टिसिपल को हम कैसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे यूज करेंगे। जैसे यहां कहा जा रहा है शी इज रीडिंग अ बुक, कि वो एक किताब पढ़ रही है, इसमें रीडिंग, रीड में आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस टेंस में एक वर्ब की तरह यूज हुआ। दे आर लाफिंग लाउडली, लाफिंग आईएनजी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। या कुछ लोग बता रहे हैं वी विल बी फ्लाइंग टू पेरिस दिस टाइम टुमारो, कल इस समय हम पेरिस के लिए उड़ान भरते हुए होंगे। या दे वर सिटिंग आइडल, वे लोग आलस करके सुस्ती से बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था उनके पास। तो इन सारे सेंटेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है कंटिन्यूअस टेंसेस में। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह कैसे इस्तेमाल होता है, और इसको थोड़ा सावधानी से सीखने की जरूरत है। देखिए एक पहला एग्जाम्पल है कि जूलिया नाम की लड़की के लिए कहा जा रहा है कि जूलिया इज सो चार्मिंग एंड सिंसियर। अब देखिए यहाँ चार्म में आईएनजी लगा, चार्म एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी को आकर्षित कर लेना इत्यादि। तो चार्म में आईएनजी लगा, तो यहां पर ये है तो वर्ब का फॉर्म, लेकिन यहां पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जूलिया इज सो चार्मिंग, जैसे हम बोलते हैं जूलिया इज सो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, वैसे ही चार्मिंग का वर्ड, चार्मिंग का इस्तेमाल यहां पर हुआ। तो जूलिया इज सो चार्मिंग एंड सिंसियर, तो चार्मिंग यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। द ट्रूथ वॉज सरप्राइजिंग, जैसे हम बोल सकते थे द ट्रूथ वॉज बिटर या द ट्रूथ वॉज स्वीट, तो वो सब एडजेक्टिव होते, वैसे सरप्राइजिंग यहां पर इस्तेमाल हुआ। तो वर्ब में आईएनजी तो लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ब की तरह नहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद है दीज ग्लव्स वार्म अप माई फ्रीजिंग फिंगर्स, फिंगर्स नाउन है और फ्रीजिंग बता रहा है कि वो कैसे फिंगर्स है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे द बॉइलिंग वाटर, अब वाटर नाउन है, हम बोल सकते थे स्वीट वाटर, वैसे हमने कहा बॉइलिंग वाटर, या कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, वैसे हमने कहा बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वर्ब प्लस आईएनजी होते हुए यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो द बॉइलिंग वाटर ऑन द स्टोव इज वेरी हॉट, ऐसा कहा गया। और किसी ने कहा माई जॉब इज वेरी टायरिंग, जैसे कोई बोल सकता था माई जॉब इज वेरी सेटिस्फैक्टरी, माई जॉब इज वेरी गुड, माई जॉब इज वेरी बैड, तो ये सब एडजेक्टिव्स होते। वैसे ही टायरिंग एक एडजेक्टिव की तरह यहां पर यूज हुआ। तो दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। और हम देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल्स जो है, जो वर्ब में डी या टी या एन या ई एन लग के बनते हैं, वो कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। जैसे यहां कहा जा रहा है कि पहला एग्जांपल है दिस सॉन्ग मेक्स मी फील डिप्रेस्ड, तो यहां डिप्रेस जो वर्ब है उसमें ईडी लगा हुआ है और ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हम बोल सकते थे ना कि दिस सॉन्ग मेक्स मी फील हैप्पी, तो हैप्पी एडजेक्टिव होता, वैसे ही डिप्रेस्ड का यहां पर इस्तेमाल हुआ एक एडजेक्टिव की तरह। नहीं तो द आर्ग्यूमेंट लेफ्ट मी कंफ्यूज्ड, जैसे हम बोलते द आर्ग्यूमेंट लेफ्ट मी हैप्पी, वैसे हमने कहा द आर्ग्यूमेंट लेफ्ट हैप्पी या एंग्री, वैसे हमने कहा द आर्ग्यूमेंट लेफ्ट मी कंफ्यूज्ड। तो जैसे हैप्पी एंग्री का इस्तेमाल करते हुए वैसे यहां पर कंफ्यूज का इस्तेमाल हुआ, तो यहां पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों द लॉस्ट कॉइन वॉज नेवर फाउंड, कॉइन एक नाउन है और लॉस्ट बता रहा है कि वो कैसा कॉइन था, उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हम बोल सकते थे गुड कॉइन, बैड कॉइन, न्यू कॉइन, ओल्ड कॉइन, तो ये सब एडजेक्टिव होते, वैसे ही लॉस्ट का इस्तेमाल हुआ यहां पर। किसी ने कहा आई वॉज चार्म्ड बाय हर प्लेजेंट पर्सनैलिटी, कि उसके खुशनुमा व्यक्तित्व से मैं बड़ा आकर्षित हुआ। तो आई वॉज चार्म्ड में चार्म्ड वैसे ही यूज हुआ जैसे कोई कहता आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सैड, वैसे ही चार्म्ड का इस्तेमाल हुआ। तो यहां पर चार्म्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द ब्रोकन फोन वॉज एक्सपेंसिव, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए फोन एक नाउन है और ब्रोकन बता रहा है कि वो कैसा फोन है, जैसे हम बोल सकते थे गुड फोन, बैड फोन, वैसे ब्रोकन का इस्तेमाल हुआ। तो इन सारे सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये सारे यूजेस थे इन्फिनेटिव विद टू के, अपना पार्टिसिपल के और जेरेंट के जो हमने सीखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके लिए वर्बल्स को समझना, इन्फिनेटिव विद टू, जेरेंट्स एंड पार्टिसिपल्स को समझना, उनके यूजेस को समझना बहुत ही आसान हो गया होगा और आप आगे से इनको बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी लोग इसका फायदा उठा सके, सभी लोग सीख सके और सभी लोग इसको अच्छे तरीके से यूज कर सके। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कोई कमाल की बात बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।